स्मॉल कैप कैटेगरी में पिछले 5 साल का रिटर्न के हिसाब से अगर हम लोग डेटा को देखें तो क्वांट स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, कैनरा रोबैको स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप ये टॉप 5 में शामिल हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में जब भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर की बात आती है तो एसबीआई स्मॉल कैप का नाम जरूर आता है। सिंस इंसेप्शन इन्होंने लगभग 26% से ज़्यादा एनुअलाइज्ड रिटर्न बना करके दिया हुआ है और ये फंड लॉन्च हुआ था 2009 में। देख लीजिए डेट ध्यान से, 2009 में ये फंड लॉन्च हुआ था। वहीं पर दूसरे फंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करें तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर तो है ही है, साथ ही साथ लास्ट 5 ईयर के रिटर्न के हिसाब से ये टॉप 5 में भी शामिल है और इन्होंने जो एनुअलाइज्ड रिटर्न बना करके दिया है लगभग 27% का बना करके दिया हुआ है। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड एएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अगर मैं आपको निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का इंसेप्शन डेट दिखाऊं कि ये फंड कब से लॉन्च हुआ था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसका जो इंसेप्शन डेट है 16 सितंबर 2010 का है, यानी कि ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2010 में लॉन्च हुआ था। इससे पहले जो हमने एसबीआई स्मॉल कैप के बारे में देखा था, जो कि फंड लॉन्च हुआ था एसबीआई स्मॉल कैप 2009 में, ये एसबीआई का है। और निपॉन की बात आती है तो वो 2010 में लॉन्च हो रहा है, ठीक है। अब आपको ज्ञात होगा 2008 में जो रिसेशन आया था उसके बाद से मार्केट में हैवी करेक्शन देखने को मिला था। 2008 से लेकर के 2009 के बीच में हैवी करेक्शन देखने को मिला था। ये जो करेक्शन का पीरियड है वो ना तो एसबीआई ने देखा है और ना ही निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने देखा है। अगर ये दोनों इससे पहले लॉन्च होते तो जो करेक्शन पीरियड था उसकी वजह से इनका रिटर्न सिंस इंसेप्शन कहीं ना कहीं प्रभावित होता और 1-2% हो सकता है इनका एनुअलाइज जो रिटर्न दिख रहा है अभी, जैसे एसबीआई स्मॉल कैप का 26% और इसका लगभग 27%, वो हो सकता है आपको 25 या फिर 24% के आसपास दिख रहा होता। आज हम लोग स्मॉल कैप कैटेगरी में एक ऐसे इंडेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि रिटर्न के मामले में जो एक्टिवली मैनेज्ड स्मॉल कैप है उनको कड़ी टक्कर दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स के बारे में। अगर इनका बेस डेट दिखाऊं, मतलब कि ये जो डेटा फैक्टशीट जारी किया गया है एनएससी के द्वारा वो 2005 से जारी किया गया, यानी 2005 से ये इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो पिछले 1 साल में जो इनका रिटर्न रहा है लगभग 47.5%, 5 साल में जो रिटर्न रहा है लगभग 33% और सिंस इंसेप्शन जो इनका रिटर्न रहा है लगभग 24.5%, यानी 2005 से अब तक का जो एनुअलाइज्ड जो इनका रिटर्न है वो 24.5% के आसपास का है। अब आप देख लीजिए, जो मैंने आपको एसबीआई स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप दोनों फंड का लॉन्च डेट दिखाया, एसबीआई का 2009 का था और निपॉन इंडिया का 2010 का था, जबकि ये फंड जो है वो 2005 से कंसीडर किया जा रहा है। यानी 2008 से 9 के बीच में जो हैवी करेक्शन देखने को मिला था रिसेशन की वजह से, वो करेक्शन को इस इंडेक्स ने झेला हुआ है और उसके बाद भी अगर 24.5% का एनुअलाइज रिटर्न बना करके दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये लगभग उनके रिटर्न के बराबर है एसबीआई और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के। क्योंकि अगर वो 2008 का हैवी करेक्शन देख लेते और उससे पहले अगर लॉन्च डेट होता है तो नो डाउट उनका भी जो रिटर्न है वो 1 से 2% डाउन जरूर होता। आज के वीडियो में इस इंडेक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ये जानेंगे कि इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है। ये कोई भी रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च और अपने पर्सनल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आप सुन रहे हैं नीरज को। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स आखिर ये बना कैसे है। तो जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, स्मॉल कैप 250 यानी कि बीएससी और एनएससी में जो लिस्टेड कंपनीज हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में 250, जो कि सीरियल नंबर 251 से 500 तक लिस्टेड हैं। इन 250 कंपनी को बेस कंपनी माना जाएगा और इसमें से 250 कंपनी में से हमें 100 कंपनी को चुनना है। और ये 250 में से 100 कंपनी किस बेस पर चुना जाएगा? मोमेंटम के बेस पर और क्वालिटी के बेस पर। मोमेंटम तो आप लोग जानते हैं कि जो स्टॉक्स अच्छा चल रहे होंगे, यानी पिछले 6 महीने में और पिछले 12 महीने में जो प्राइस वाइज अच्छा रिटर्न बना करके दे रहे होंगे, यानी जो फॉर्म में होंगे, जो मोमेंटम में होंगे, उनके लिए एक टोटल 250 जो स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं, उनको एक रैंकिंग प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है। इसी प्रकार से टोटल 250 कंपनी को ये रैंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, मोमेंटम के बेस पर। अब प्रत्येक कंपनी का कुछ ना कुछ मोमेंटम स्कोर होगा। उसके बाद से क्या किया जाएगा कि ये जो टोटल 250 कंपनी है इनका क्वालिटी स्कोर निकाला जाएगा। अब ये क्वालिटी स्कोर किस बेस पर निकलेगा? ये जो क्वालिटी स्कोर होगा वो निकाला जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल लिवरेज और अर्निंग के बेस पर। अब एक एक करके इन टर्म को समझ लेते हैं कि क्या ये है। जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, देखिए कोई भी
जो स्टॉक्स होता है, कोई भी स्टॉक जो होता है वो जो उनका रिटर्न होता है उसमें कुछ ना कुछ पार्ट डेट का भी शामिल है और कोई ना कोई पार्ट इक्विटी का भी शामिल है। जैसे कि मान लीजिए कोई एबीसी स्टॉक है, वो अपने बिजनेस को रन करने के लिए 100 करोड़ उसको फंड की जरूरत है, 100 करोड़। अब मान लीजिए कि 40 करोड़ फंड, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए 40 करोड़ फंड उसने अपने शेयर्स को आईपीओ के तौर पर लॉन्च करके इकट्ठा कर लिए और 60 करोड़ अभी भी उसके पास जरूरत है, जो कि उसने कारपोरेट बॉन्ड्स के नाम से, यानी जो डेट होता है उसके माध्यम से उन्होंने कलेक्ट किया। अब ये जो 60 करोड़ है ये उनकी लाइबिलिटी हो गई। क्यों? क्योंकि ये 60 करोड़ उन्होंने उधार लिया है जिसे उन्हें लौटाना पड़ेगा। अब जो कंपनी का परफॉर्मेंस होगा उसमें इस उधार का भी इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जितना वो रिटर्न कमाएंगे उसमें से ये पैसा लौटाना भी तो है और 6 से 7% जो इस पर रिटर्न देना है वो भी लौटाना है। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब कि इस पार्ट को निकाल दिया जाए तो इतना पार्ट जो कि उनको रिटर्न नहीं करना है, क्योंकि आईपीओ के माध्यम से जब भी कोई स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड लॉन्च किया जाता है तो जो भी फंड रेज करने का टारगेट होता है कंपनी का, वो फंड उन्होंने रेज कर लिया, जैसे 40 करोड़ रेज कर लिया। अब ये फंड उनको लौटाना नहीं है, क्योंकि इसके बदले उन्होंने क्या दे दिया, उसके बदले उन्होंने जो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने आईपीओ को खरीदा था डायरेक्टली कंपनी से, उनको उनके बदले, इस पैसे के बदले उनको कंपनी का शेयर मिल चुका है, यानी वो कंपनी के उतने शेयर के मालिकाना हक रखते हैं। तो कंपनी का मालिकाना हक उनको कंपनी ने बेचा है, तो ये पैसे उनको लौटाने नहीं पड़ेंगे। ठीक है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि जब आईपीओ के बाद जब ये लिस्ट हो जाता है बीएसई और एनएसई में ये जो स्टॉक होगा, तो अब यहाँ पर कंपनी का रोल खत्म हो जाता है, बल्कि जो पहला पर्सन जो कि खरीदा था आईपीओ के तौर पर कंपनी से, अब वो ट्रेड करेगा बीएसई और एनएसई जो एक्सचेंज है उस पर। यानी कि अब जो खरीदने और बेचने का काम होगा इस शेयर को, उसमें कंपनी का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो जो भी रिटर्न जनरेट कर रही है कंपनी, वो इस वाले पार्ट को हम लोग नहीं ध्यान देंगे, बल्कि इस वाले पार्ट को ध्यान देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये उनकी लाइबिलिटीज हो गई, ये उनकी लाइबिलिटीज हो गई जो कि उनको लौटाना है। इसीलिए बोला जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो पैसा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कंपनी में शेयर के थ्रू, शेयर खरीद करके, तो उस पर उनको कितना रिटर्न मिलेगा, इससे उस कंपनी के हेल्थ के बारे में पता चलता है, यानी उस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है इसके बारे में पता चलता है। ठीक है। अब हमें कंपनी का क्वालिटी ही तो निकालना है कि वो किस क्वालिटी की है, क्या वो अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं। तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी पहला हमारा एक बेंचमार्क हो जाएगा। दूसरा बेंचमार्क है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है? देखिए, ये जो साइंस का एक टर्म होता है लीवर, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कोई भी काम करने के लिए अगर आप कुछ टेक्निकल पॉइंट्स, कुछ टेक्निकल दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक भारी वस्तु है, इसको मुझे उठाना है और बहुत हैवी है जिसको मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर एक लीवर लगा दूँ और यहाँ पर एक इस प्रकार से कोई फलक्रम लगा दूँ और यहाँ पर जब मैं एफर्ट लगाऊंगा तो कम एफर्ट के साथ ही मैं इसको उठा सकता हूँ। अब अगर मैं और कम एफर्ट लगाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? जैसे देखिए, अगर मान लीजिए ये लीवर मैंने यहाँ पर इस जो फलक्रम है यहाँ पर लगा दिया और ये वस्तु यहाँ पर है, तो मुझे और ज़्यादा यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको इस प्रकार से एडजस्ट कर दूं कि यहाँ पर मैं फलक्रम रख दूं और यहाँ पर जो वस्तु है और यहाँ पर फोर्स लगाऊं, तो अब मैं कम फोर्स से ही इसको वस्तु को उठा सकता हूं। देखिए, तीनों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तीनों में लीवर का ही यूज किया जा रहा है, लेकिन तीनों में ये जो फलक्रम का प्लेस है अगर उसको मैंने बदल दिया तो कम एफर्ट लगा करके ही हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, यानी ज़्यादा उठा सकते हैं वस्तु। अब इसको आपको समझना होगा, जो फाइनेंशियल लिवरेज होता है, जैसे यहाँ पर लीवर का प्रयोग करके हमने कम एफर्ट में ज़्यादा काम कर लिया, उसी प्रकार से फाइनेंशियल लिवरेज होता है कि अगर हम कम पैसा लगा करके ज़्यादा रिटर्न कमा लें। अब ये कैसे होगा, इसको समझने के लिए ध्यान से सुनिएगा। ये जो डेट का पार्ट होता है वो कंपनी ने उधार लिया है। ये डेट जो है वो बैंक से लोन भी ले सकती है, कारपोरेट बॉन्ड्स भी इशू कर सकती है। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, उनके पास पैसा रहने के बावजूद भी वो बैंक से लोन लेना प्रेफर करते हैं या फिर पब्लिक से डेट के माध्यम से लोन लेना प्रेफर करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो जो लोन ले रहे हैं या फिर डेट के माध्यम से पब्लिक को जो इशू कर रहे हैं, जिस पर उन्हें 6 से 7% का रिटर्न देना पड़ेगा, मतलब 6 से 7% का ब्याज उनको देना पड़ेगा। और वहीं पर अगर बैंक से भी वो लोन लेते हैं तो मेनली वो 7 से 10% के बीच में उनको ब्याज देना पड़ेगा ईयरली। अब जो ये पैसा उन्होंने उठाया, जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि 60 करोड़ मान लीजिए वो रेज कर लिए, तो 60 करोड़ को अगर वो रिटर्न इससे ज़्यादा कमा पा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो इससे रिटर्न ज़्यादा कमा पा रहे हैं तो अपना ब्याज भी चुका पाएंगे और साथ ही साथ वो कुछ मुनाफा भी कमा लेंगे। मान लीजिए कि उनका रिटर्न 14% का रहा, तो अगर वो डेट के माध्यम से 7% अगर दे भी दे तो भी तो उनका 7% प्रॉफिट में है।
यानी कि उन्होंने अपना खुद का पैसा नहीं लगाया, बल्कि लोन लेकर के, उधार लेकर के वो 7% एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज, जिसमें हम डेट और इक्विटी के रेशियो को कैलकुलेट करते हैं और इसके माध्यम से भी हम लोग कंपनी की हेल्थ यानी उसके क्वालिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तीसरा है अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको कितना अर्निंग हो रहा है, इससे भी उस कंपनी के क्वालिटी के बारे में पता चलता है। तो ये जो 3 पैरामीटर थे, रिटर्न ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल लिवरेज और अर्निंग और पर शेयर, इन तीनों के हिसाब से एक जो टोटल 250 स्टॉक्स थे उनको एक क्वालिटी स्कोर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अब हमारे पास 2 स्कोर हो गए, पहला मोमेंटम स्कोर और दूसरा क्वालिटी स्कोर। दोनों को एडजस्ट करते हुए फिर से एक लिस्ट बनाई जाएगी 250 स्टॉक्स की, जो कि क्वालिटी और मोमेंटम के बेस पर टॉप 100 कंपनी जो हमारे साथ आएगी, मतलब कि लिस्ट में सबसे ऊपर आएगी, उन 100 कंपनी को चुन लिया जाएगा। मतलब हम लेकर के चले थे 250 कंपनी और क्वालिटी और मोमेंटम के बेस पर हमने सबको अरेंज करके और टॉप के 100 कंपनी को चुन लिया। इन्हीं टॉप के 100 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक चीज़ें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी होंगी। साथ ही साथ आपको यह समझना है कि जो मोमेंटम हम तय कर रहे थे वो पिछले 6 महीने और 12 महीने के रिटर्न के हिसाब से तय कर रहे थे, लेकिन जो क्वालिटी होगा वो पिछले 5 साल का जो इनका डेटा है, ROE और फाइनेंशियल लिवरेज और EPS, इनके बेस पर ये चीज़ें तय होती हैं। ठीक है, अब ये तो हमने तय कर लिया कि हमें टोटल किन 100 कंपनी में पैसा डालना है। अब ये भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये जो 100 कंपनी है उसमें किस वेटेज के साथ पैसा डाला जाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये वेटेज तय करने के लिए यहाँ पर जो हमने अभी कॉम्बिनेशन निकाला है मोमेंटम और क्वालिटी स्कोर का, उसको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि जिस कंपनी का जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी उस स्टॉक पर्टिकुलर उस कंपनी का जितना भी पब्लिक डोमेन में शेयर है और पर शेयर जो प्राइस होता है उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद से जो भी वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को हम उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि इस डेटा के हिसाब से हमें पता चलता है कि कौन सी कंपनी फाइनेंशियली कितनी बड़ी है। ठीक है, तो जो कंपनी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी स्मॉल कैप कैटेगरी में, उसमें आपका वेटेज उतना ही ज़्यादा होगा और मोमेंटम और क्वालिटी के हिसाब से ही ये चीज़ें कैलकुलेट होंगी मल्टीप्लाई करने के बाद से। अब आपको ये समझना है कि मान लीजिए टोटल 100 स्टॉक में हमें पैसे डालने हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी बहुत बड़ी हो गई, जो कि मान लीजिए 50% अगर वेटेज उसका अकेले आ गया, तो क्या हम 50% डालेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये जो वेटेज है वो कैप किया गया है 3% के साथ। यानी कि अधिकतम किसी भी एक स्टॉक में आपका 3% ही केवल पैसा डाला जाएगा। टोटल यहाँ पर 100 स्टॉक्स हैं और पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक में चाहे मल्टीप्लाई करने के बाद से जो भी वैल्यू आए, अगर उसका वेटेज 5%, 10%, 20% भी आता है तो हम मैक्सिमम 3% ही उसमें पैसा डालेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आपके मन में सवाल आएगा कि चलिए ये तो हमने एक बार मोमेंटम और क्वालिटी चेक कर लिया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आज वो स्टॉक जो हमने पिक किया है टॉप 100 वाला, वो आज मोमेंटम में हो या फिर आज क्वालिटी में हो। कल को अगर वो मोमेंटम में ना रहे या फिर उनका क्वालिटी बिगड़ जाए, उनका परफॉर्मेंस डाउन हो जाए, तो कैसे होगा? तो इसके लिए आप देख पा रहे इस इंडेक्स को रीबैलेंस किया जाएगा हर एक 6 महीने में। यानी हर एक 6 महीने में ये जो प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया वो रिपीट किया जाएगा और उसके बाद से एक नया लिस्ट तैयार किया जाएगा टॉप 100 स्टॉक्स का, जो कि क्वालिटी और मोमेंटम के बेस पर फिट बैठ रहे होंगे और उसी में आपका पैसा डाला जाएगा मैक्सिमम 3% हर एक स्टॉक में। ठीक है, अब अगर बात करें इनके रिटर्न की, तो रिटर्न तो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। नो डाउट बहुत डिसेंट इनका रिटर्न है। पिछले अगर 2005 से हम लोग बात करें तो 19-20 साल का समय हो चुका है और इन 20 सालों में अगर आपको 24.5% का एनुअलाइज रिटर्न मिल रहा है तो बहुत अच्छा बोला जाएगा, क्योंकि एक्टिवली मैनेज जो स्मॉल कैप कैटेगरी है वो जो 2008 का रिसेशन था, जो करेक्शन था, उसको हटाने के बाद वो लगभग 25%, 26%, 27% अगर आपको रिटर्न दे रहे हैं और अगर उसको शामिल कर ले जाएगा तो उनका भी रिटर्न लगभग इसी के बराबर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इनका कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स की अगर हम लोग बात कर लें फंडामेंटल्स की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन एक साल में 20.40 के आसपास है, 5 साल में 20.66% के आसपास है और सिंस इंसेप्शन 21.74 के आसपास है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि जो हमें रिटर्न मिल रहा है, जो हमें एवरेज रिटर्न लगभग 24.5% का मिल रहा है, मान लीजिए ये एवरेज रिटर्न की लाइन हो गई, तो इससे ऊपर लगभग 22% ये ऊपर जा सकता है और 22% नीचे जा सकता है। नो डाउट स्मॉल कैप कैटेगरी का ये इंडेक्स है तो वोलेटाइल तो होगा, साथ ही साथ मोमेंटम के बेस पर ये फंड को सेलेक्ट किया गया है। यानी कि कई बार क्या होता है स्मॉल कैप कैटेगरी में पंप डंप की वजह से कोई स्टॉक जो है वो मोमेंटम में आ जाता है, तो उस कंडीशन में ये जो वैल्यू है लगभग 22% ऊपर और 22% नीचे जा सकता है। ठीक है, तो नो डाउट अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप पहले से माइंडसेट होता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तभी आप स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ी मायने नहीं रखती है। जब भी आप
सारे पैरामीटर्स से अवेयर होकर के अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद से अगर हम लोग निफ्टी 50 से इसके बीटा को कैलकुलेट करें तो निफ्टी 50 यानी देश की सबसे बड़ी 50 कंपनी का जो इंडेक्स है निफ्टी 50, उसकी तुलना में एक साल में इनका जो बीटा है वो एक से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी एक साल में ये निफ्टी 50 से थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल होंगे। वहीं पर 5 साल की बात करें तो ये कम वोलेटाइल हो जा रहा है, और सिंस इंसेप्शन की बात करें यानी 20 सालों की बात करें तो ये बहुत कम वोलेटाइल हो जाएगा निफ्टी 50 की तुलना में। तो टेक्निकल डेटा हमें इस फंड के स्ट्रांग पॉइंट्स के बारे में बताते हैं कि ये कम वोलेटाइल भी है और साथ ही साथ आपको रिटर्न भी लगभग 24.5% का बना करके दे रहा है। मैं फिर से बता दूं कि ये कोई भी रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।